नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पूर्व सांसद प्रदीप टमटा रानीखेत राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कालू सैयद बाबा उर्स मेले में घायल लोगों का हाल जाना। आपको बता दें कि रानीखेत कालू सैयद बाबा की मजार पर उर्स मेले में अचानक आए तूफान से पेड़ गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने घायलों को आर्थिक मदद देने की मांग की। साथ ही उन्होंने घायलों का उपचार कर रहे चिकित्सकों से भी बात की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत, यतीश रौतेला, महेश आर्य और कुलदीप कुमार मौजूद रहे। परंपरा है, मुझे शाम को आना था यहाँ पर, लेकिन बीच में ही दिन में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली कि एकदम तूफान पानी के शहर उसके आसपास में है और उसकी वजह से 10-15 मिनट में काफ़ी तबाही, काफ़ी नुकसान भी हुआ। 13 लोगों को बताया जा रहा है कि उससे पीड़ित हुई, एक तो अकाल मृत्यु के भी हो गए हैं, 2-3 को ये हल्द्वानी रेफर भी किया गया है। 2-3 लोगों से जो यहाँ पर मैं मिला भी हूँ। 2 लोग दूसरे गांव के संदर्भ की घटना है कि वहाँ भी आंधी तूफान से पेड़ आया, गाड़ी के ऊपर गिर गया, उनकी पोजीशन ठीक है। और लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटें फिर से भाजपा की झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद ही अंतिम परिणाम आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं, एनडीए उससे ज्यादा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो खबर आपको एग्जिट पोल से रिलेटेड बता रहे हैं, जहां पर एग्जिट पोल के सभी नतीजों में जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी के कब्जे में आती हुई दिख रही हैं, जिससे इन नतीजों को देख करके, यानी एग्जिट पोल के रुझानों को देख करके बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर के सीएम धामी ने भी बयान दिया है एग्जिट पोल को लेकर के। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो परिणाम में जब बदलेंगे तो वो और ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। काफी उत्साह जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बीच दिखा। तो एग्जिट पोल को लेकर के ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर विभिन्न मीडिया चैनलों ने जो है एग्जिट पोल के नतीजे बताए, यानी एग्जिट पोल में क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं वो बताए। और उसके बाद से जो है उत्तराखंड में 5 सीटें जो एक बार फिर से बीजेपी में झोली में जाने के लिए जो है रुझान इस तरीके से सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है नतीजे आपको बता दें 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो नतीजे निकल करके आए हैं उसको लेकर के काफी उत्साह दिख रहा है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। और हल्द्वानी में केमिकल वाले तरबूज की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कुमाऊं के सबसे बड़े फल सब्जी मंडी में छापेमारी की है, जहां तरबूज के साथ साथ अन्य फलों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक केमिकल वाले तरबूज सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा आम और केलों को कार्बाइड से पकाए जाने की भी शिकायत मिल रही है, जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम और केले के भी सैंपल लिए हैं। गर्मी का समय जैसे आता है तो आम है, आम, केला और तरबूज इस तरह के फल होंगे
कुछ इस तरह का संदेह होता है कि कोई कार्रवाई का इस्तेमाल होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे कमिश्नर साहब के आदेश पर और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो इसमें मंडी में पहले हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो मंडी में जो केले का जो पकाने की जो व्यवस्था है, आम की उसकी जो पकाने की व्यवस्था है और जो तरबूज है, इन चीज़ों का निरीक्षण किया। तो कुछ हमने केले के और आम के सैंपल लिए हैं, उनको लैब में भेजा है। और उसके अलावा तरबूज का हमने मौके पर निरीक्षण किया है, तो मौके पर देखने में तो ठीक लगा है, लेकिन लैब में भेजा है, ऐसी भी रिपोर्ट आई, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और इस बढ़ती गर्मी में आम तो छोड़िए, मशीनें भी तप रही हैं आदमी के अलावा। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में होने को मजबूर हैं, तो वहीं गर्मी के तेवर देख बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग इन्हें कूलर और पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की ही कमी आई है। बिजली घर में लगे 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए जो है कूलर और पंखे लगाए गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बार जो गर्मी पड़ी है वो उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा पड़ गई है, और जिसके कारण जो हमारा विद्युत भार में जो बढ़ोतरी हुई है वो भी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो गई है। हमारी पूरी तैयारियां थी, हम इस बार पूरे आश्वस्त थे कि इस बार हम गर्मियों से इसमें इस प्रकार की कोई समस्याएं हमारे पास नहीं होंगी। उसके लिए हमने अपने पावर परिवर्तन की क्षमता वृद्धि करी है, अपनी लाइनों का करेक्शन किया है, उनका लाइनों का अमेंडमेंट किया है हमने चीज़ों को। और खबर आप दिनेशपुर से है, जहां खेत में लगे बिजली के तार की चपेट में आकर 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है, तो वहीं दोनों के जो हैं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो दिनेशपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बिजली के पोल में करंट दौड़ने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोगों को करंट लगने से उनकी मौत हो गई। 2 युवक इस करंट की चपेट में आए। हालांकि जब से ये खबर सामने आई है तब से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, और मौके पर आप भीड़ भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और बिजली के करंट लगने से ये मौत 2 युवकों की हुई है, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल में करंट दौड़ने से जो है तेज झटका इन युवकों को लग गया, और ऐसे में जो है दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। जब परिजनों को पता चला तो परिजनों का तब से ही रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। घटना कल लगभग फोन लगा रहे तो फोन लग नहीं रहा है, तो खेती वहाँ बटाई में जो है जंगल के किनारे बटाई में खेती धान लगा हुआ उसमें, तो खेती में वहाँ गए तो फिर शाम को भी फोन लगा, फोन उठाया नहीं, तो रात भर जो है रात को कोई गए नहीं वहाँ। सवेरे जाके पता पड़ा कि वो वहाँ मतलब जो है करंट लगा हुआ है। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पति के साथ अस्पताल में उपचार कराने आई महिला को अगवा कर दुष्कर्म किए जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि विवाहिता जो है अपने पति के साथ एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए आई थी। अस्पताल के परिसर के बाहर विवाहिता अपनी कार से उतर गई और पति कार को पार्किंग करने लगा। इसी बीच अन्य कार में सवार 2 युवकों ने विवाहिता को जबरदस्ती कार में डालकर अगवा कर लिया, और वहीं युवकों ने विवाहिता के साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म भी किया और विवाहिता को बदहवास हालत में जंगल में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 112 के माध्यम से ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को नोटिस किया गया। साथ ही इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा दबिशें दी गई, जिसमें दोनों अभियुक्त और उस गाड़ी जो पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई है, दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है
और उनको पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। जो भी संगीन धाराओं में 366, 376 में जो पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना का जो पर्यवेक्षण है वो सीनियर ऑफिसर के स्तर से किया जा रहा है और इसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो पुलिस के कानून में लाएगी। और गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से गांव घाट पर 3000 से ज्यादा लोगों को मीठा शरबत बांटा गया। यात्रियों के साथ साथ गंगा घाटों पर रहने वाले गरीबों को भी शरबत पिलाया गया। और ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने कहा इस मामले में कि ट्रस्ट की टीम लगातार सेवा का काम कर रही है। ये पूरे देश में इस बार गर्मी अपने सीमा में है और बहुत ही ज्यादा विकट गर्मी पड़ रही है। इसको देख करके हमने सोचा कि आज हर की पौड़ी क्षेत्र में गौ घाट पर और मीठे शरबत पिलाने का आज हमने कार्य करा है। कई लोग हमारे साथ में मिलकर के और ये सेवा कार्य में लगे हुए हैं। 10 साढ़े 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम चालू हो गया था और 3:30 4 बजे तक जब तक अत्याधिक धूप रहेगी तब तक ये कार्य चलता ही रहेगा। कितनी राहत देखिए, तो सेवा का कार्य है, सेवा तो अपने भाव से किया जाता है। और अभी राजस्थान में भी अभी शीतल पे हमने लगाया था, वहाँ भी रोबजा वगैरह बंटवाया था। काफी हमारी टीम जो हमारी ट्रस्ट के जो लोग जुड़े हुए हैं, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, आपकी यूपी में है, अलग अलग तरीके के जहाँ जहाँ भी हो रहा है हमारे लोग सेवा भाव अपने तन मन धन से कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया है जहां से पल पल के अपडेट की जानकारी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनके जरिए मतगणना की सूचना को एकत्र कर प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के जरिए सभी को जानकारी दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है और आप भी प्रयास करते हैं कि सबसे पहले ब्रेकिंग आपका चैनल करे। तो हमारी भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ये इच्छा रहती है कि हमको सबसे पहले पता लगे कि क्या अपडेट है काउंटिंग का। तो उस दृष्टि से हमने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया, वर्क करेगा सब जगह, सारे जहाँ जहाँ पर भी काउंटिंग है वहाँ पर वहाँ के किसी न किसी प्रमुख कार्यकर्ता से जो उसके पास अपडेट सबसे पहले आएगा, उससे हमारा प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय ये उससे जुड़े रहेंगे और उससे निरंतर अपडेट आता रहेगा, जो यहाँ फ्लैश भी होता रहेगा। और लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर के उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है उनके रेंडमाइजेशन का काम चल रहा है और पहले दौर का कार्य पूरा भी हो गया है। अब सेकंड फेज में कर्मचारियों को 2 जून को ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। प्रत्येक जिले में बनाए गए काउंटिंग हॉल का संबंधित जिलों के जो अधिकारी हैं लगातार निरीक्षण उसका कर रहे हैं और सभी कर्मियों को दिशा निर्देश भी इस मामले में दे दिए जा रहे हैं। और हमारी 5 लोकसभा सीट पर मतगणना जो होगी वो 4 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के दृष्टिगत सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। विशेष रूप से सभी विधानसभाओं का जो हमने अगर कुल टेबल्स की व्यवस्था की है, 884 टेबल्स हम इस बार यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग के लिए। और हमारे 334 से अधिक जो AROs होंगे काउंटिंग के लिए, उनकी ड्यूटीज़ तैनात की जाएगी। सभी जनपदों ने अपने जो मतगणना कार्मिक होते हैं इनका डेटाबेस तैयार कर लिया है। मतगणना कार्मिकों का जो रैंडमेशन का प्रक्रिया होता है, पहला प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है। सेकेंड रैंडमेशन जो होता है वो 2 तारीख को ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा।
और चारधाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में वीवीआईपी और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए एसयूवी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जाएगा। वहीं इस बात पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है इस मामले में कि ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति में बैठे हैं, वहां पर थार गाड़ी पहुंचाने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ धाम का तापमान 40 से 50 डिग्री हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए सोशल ड्रामा है। केदारनाथ धाम में जहाँ भगवान भोले अपना जो है वैराग्य के उसमें शांति में बैठे हैं, आप वहाँ गाड़ियों का प्रदूषण थार ऊपर पहुंचा दिया आपने हेलीकॉप्टर से, तो इसका मतलब आप देहरादून तो 40-50 डिग्री छोड़िए, केदारनाथ में 50 डिग्री करने जा रहे हैं अगले 5, 10, 20 सालों में। कितना पोल्यूशन, कितनी चीजें होंगी, सरकार की क्या व्यवस्था है ये हमारी समझ में नहीं आई। मंदिर से लेके वो जो हेलीपैड है उसका डिस्टेंस लगभग 600-700 मीटर है। उस 700 मीटर के दौरान आपके वहाँ डंडी कंडी वाले हैं, आपके डोली वाले हैं, अगर किसी की व्यवस्था तबीयत खराब हो गई उनको उठा के लाना है और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये मेरे को लग रहा है खाली वीआईपी कल्चर के लिए इन्होंने शो शो ड्रामा किया। राज्यों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा अपडेट के अनुसार प्रदेश में रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी और हीटवेव से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों तक रेन एंड थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटीज जो है प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में भी कमी आएगी और हीटवेव कंडीशन नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिल रही है। तो पहाड़ों में कुछ जगहों तक में और प्लेन्स में भी एकाध जगहों में ये देखने को मिलेंगी। और इसकी वजह से जो तापमान अभी तक है सामान्य से ऊपर बने हुए थे, हीट वेव कंडीशन बनी हुई थी, तो उसमें कल से जो है आप देखेंगे 2 तारीख जून से जो है हीट वेव कंडीशन खत्म हो जाएगी उत्तराखंड में। और आज जो अगर देखें तो 1 तारीख जून में हीट वेव कंडीशन जो कुछ जगहों तक में जो है हिल्स में और एकाध जगहों में प्लेन्स में वो रही है, खासकर गढ़वाल रीजन के। और बाकी टेम्परेचर सब डाउन हुए हैं जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। और कल परसों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है कहीं कहीं पर वो हिल्स में वो रहने वाली कल भी, और परसों देखेंगे तो कुछ जगहों तक में उसकी संभावना है हिल्स में रहने की। और शुक्रवार को कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े और बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई है। इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राज्यों की प्राप्ति हुई है। बात गौला नदी की करें तो इस बार जो है सरकार की तरफ से 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष में आपको बता दें कि 41.40 लाख घन मीटर की अप खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो वहीं सरकार को 20 करोड़ 18 लाख 84 हजार की राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। गौला और नंधौर नदी का जो एफसी क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूंकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। और राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे नगर निगम के अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर के बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि ये कार्रवाई उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए की जा रही है जो नदी किनारे आकर बस गए हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बरगलाकर नदी किनारे बसा दिया है। उन्होंने कहा कि देहरादून अतिवृष्टि वाला क्षेत्र है
और मानसून भी आने वाला है। ऐसे में आगे कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी को लेकर के ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कई परिवार जहां तक उजड़ने की बात है, तो जो चिन्हित मकान है वो 524 मकान पूरे देहरादून के अंदर है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक प्रचार, मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देहरादून की सारी बस्तियां अतिक्रमण की जद में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2016 के बाद जो लोग नदी में बस गए हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम देखते ही हैं देहरादून में हर साल अतिवृष्टि होती है और उस समय बाढ़ जैसी परिस्थिति इन लोगों के लिए ही बनती है। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में उर्स मेले के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोपहर के बाद तेज हवाओं से कई दुकानों के टेंट उड़ गए हैं और तेज आंधी तूफान से मेले में लगी दुकानों के ऊपर पेड़ गिर गए, जिसमें आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई है। और वहीं दुकानों के ऊपर पेड़ गिरने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं मृतक रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और 4 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हमारे पास जो मरीजों की संख्या जो यहाँ पे हमारे पास आए, उनमें 10 मरीज जो थे वो उर्स मेले जो यहाँ पे निकट लगा हुआ था, उसमें ऐसा जानकारी मिली कि पेड़ गिरने की वजह से इनको सभी को चोटें आई। और इसमें एक मरीज जो था वो ब्रॉड डेड था, जिनका नाम संजू देवल था, सन ऑफ रामचंद, 50 ईयर में। बाकी जो अन्य हैं, जैसे कुछ हमने रेफर किए, उनमें से रेफर करने में 3 मरीजों को हमने यहाँ से रेफर किया, एक को ऑन रिक्वेस्ट रेफर किया। ग्रामीणों और अन्य की मदद से जिला चिकित्सालय चंपावत भेजा गया। इस दौरान आपको बता दें कि जिलाधिकारी चंपावत के जो है वो मौजूद रहे, जो कि टनकपुर को जा रहे थे। तो वहीं मृतक का शव जो है पुलिस ने कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चंपावत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुर्गी लेकर जा रहा एक वाहन जो है पलट गया और इस दौरान उसी रास्ते से जो है डीएम की गाड़ी भी जा रही थी, वो रुके और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल भी बताया जा रहा है। मुर्गियों को लेकर के ये वाहन जा रहा था जो खाई में पलटा और वहीं पर मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि डीएम की गाड़ी जब इस रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने रेस्क्यू करने की यहाँ पर कोशिश की, बचाव भी किया, एक घायल को अस्पताल भी पहुंचाया। लेकिन ये गाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो खाई में गिरी है और ये घायल व्यक्ति है जिससे कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को यहाँ पर बचाया नहीं जा सका और मुर्गियों को लेकर के ये वाहन आ रहा था जो अचानक से खाई में गिर गया अनियंत्रित होकर के। डीएम चंपावत ने घायलों का हाल भी इस मामले में जाना है। और जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राज्य कार्यालय का शुभारंभ कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर अयूब हुसैन और एजीएम AK पारासर के संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुसैन ने बताया कि कंपनी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने और बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रही है। उद्घाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को कंपनी के से संचालित 12 प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। वहीं प्रोजेक्ट को अपना रोजगार से जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। देखिए, सिटी स्मार्ट एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड एक रोजगार बेस्ड कंपनी है जो माननीय प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट आते हैं हम उन लोग उस पर काम करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग आते हैं इसके अंदर हम लोग 12 प्रोजेक्ट हैं स्पेशली जिन पे हम काम करते हैं, जैसे फल फार्मिंग है, मोती की खेती है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, कोल्ड स्टोरेज है और प्रोसेसिंग यूनिट से हम पे काम करते हैं।
तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।